चलो तो ये है सेट नंबर 43 है ना। सेट नंबर 43 का उत्तराखंड वाला सेक्शन और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य की मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा कौन है? भुवन चंद्र खंडूड़ी। ठीक है, तो भुवन चंद्र खंडूड़ी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो 2 बार क्या बने? उत्तराखंड के सीएम बने। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। क्या इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में कोई और सीएम ऐसे हुए हैं जो अभी तक 2 बार सीएम बन चुके हो? कौन हुआ है ऐसा इसके अलावा? त्रिवेंद्र 2 बार बने? अच्छा, वो 1 बार ही बने, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कौन थे इसके अलावा? तो इसके अलावा कौन है? अरे जो वर्तमान सीएम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, है ना। तो धामी क्या दोबारा नहीं बने? एक तो पिछले चुनाव के लास्ट टाइम पे बने थे और फिर नई सरकार में फिर से उनको क्या बनाया है? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यानी कि हमारे उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं अभी तक जो 2 बार क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी तो एक का चल भी रहा है ना। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री से संबंधित हमारे पास कई प्रकार के क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये प्रश्न क्या बनते हैं? जैसे हमारे राज्य के पहले सीएम, तो राज्य के पहले सीएम कौन थे? तो राज्य के जो पहले सीएम थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। उनका नाम क्या था? नित्यानंद स्वामी। क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, तो देखो उत्तराखंड की जो पहले सीएम थे उनका नाम क्या था? नित्यानंद स्वामी था। ठीक, और उस टाइम तक देखो उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं हुए थे। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो उत्तराखंड के क्या थे? सदस्य थे। तो उन्हीं सदस्यों से मिलाकर के उत्तराखंड की क्या बनाई गई थी? विधानसभा बनाई गई थी, है ना। और उसमें बीजेपी का बहुमत था, तो इसलिए बीजेपी वालों ने क्या कर दिया? सीएम किसको बना दिया? नित्यानंद स्वामी को बना दिया। इसके 1 साल के बाद नित्यानंद स्वामी को हटाया गया और उनकी जगह पे राज्य के दूसरे सीएम कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी बने। कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी हमारे राज्य के दूसरे क्या थे? सीएम थे। 2002 में उत्तराखंड विधानसभा का पहला चुनाव होता है, और जब पहला चुनाव हुआ तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा बहुमत किसे मिला? कांग्रेस को मिला। ठीक है, और जब कांग्रेस को बहुमत मिला तो कांग्रेस ने अपना सीएम किसको बनाया? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनडी तिवारी। तो हमारे राज्य के, ध्यान रखना, अगर प्रश्न सिंपली ये है कि राज्य के पहले सीएम कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी आ जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि राज्य के पहले निर्वाचित सीएम कौन थे, तो तब क्या हो जाएगा? एनडी तिवारी हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम, राज्य के जो प्रथम निर्वाचित सीएम थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था एनडी तिवारी। एनडी तिवारी अर्थात नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, कौन है? नारायण दत्त तिवारी। 2007 तक नारायण दत्त तिवारी क्या रहे? उत्तराखंड के सीएम रहे। और जब उत्तराखंड के सीएम रहे तो फिर उसके बाद 2007 में हमारे उत्तराखंड में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और जब हमारे राज्य में चुनाव हुआ तो 2007 का जो चुनाव था, 2007 का चुनाव कौन जीत गई? बीजेपी जीत गई। और जब बीजेपी जीती तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री किसे बनाया? भुवन चंद्र खंडूड़ी को बनाया। भुवन चंद्र खंडूड़ी। और इस प्रकार से भुवन चंद्र खंडूड़ी राज्य के कौन से नंबर के सीएम बनते हैं? कौन से नंबर के सीएम बनते हैं? चौथे नंबर के सीएम बनते हैं। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सीएम हो जाएंगे। ठीक, लगभग ये 2 साल तक उत्तराखंड के सीएम रहे, यानी कि 2007 से लेकर के 2009 तक उत्तराखंड की क्या रहे? सीएम रहे। उसके बाद इनको सीएम के पद से हटाया गया और फिर सीएम किसको बनाया गया? तो सीएम बनाया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। किसको बनाया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया। ठीक है, और क्योंकि देखो 2000 लगभग 2011 तक रमेश पोखरियाल निशंक क्या रहे? उत्तराखंड के सीएम रहे 2 साल तक लगभग। फिर जैसे बीजेपी को पता लगा कि 2012 का चुनाव हम हार सकते हैं, तो फिर से उन्होंने क्या कर दिया? भुवन चंद्र खंडूड़ी को लास्ट 5-6 महीने के लिए क्या बना दिया?
फिर से सीएम बना दिया, ठीक है, लास्ट टाइम पे। तो फिर इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के बाद फिर से कौन बनते हैं, भुवन चंद्र खंडूड़ी। तो ये लगभग लगभग आपके 2011 और 2012 के बीच तक क्या रहते हैं, सीएम रहते हैं, 5-6 महीने के। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के क्या रहे हैं, 2 बार सीएम रहे। बाकी देखो हरीश रावत आपको पता ही है, तो हरीश रावत 2014 से लेकर के लगभग 2017 तक क्या रहे, उत्तराखंड के सीएम रहे। 2014 से लेकर के 2017 तक उत्तराखंड के सीएम रहे। 2012 में जब उत्तराखंड विधानसभा के तृतीय चुनाव हुए, यानी कि तीसरी विधानसभा के लिए जब चुनाव हुए, तो इस तीसरी विधानसभा में सबसे ज्यादा जो बहुमत मिला वो किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। और कांग्रेस ने अपना सीएम किसको बनाया, विजय बहुगुणा को बनाया। तो 2012 से लेकर के लगभग 2014 तक उत्तराखंड के सीएम कौन रहे, विजय बहुगुणा। 2013 में केदारनाथ आपदा आई, उसका बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है ना, तो जिस चक्कर से इन्होंने बाद में क्या कर दिया, इस्तीफा देना पड़ा। और फिर बाद में कौन बन गया, हरीश रावत उत्तराखंड के अगले सीएम बन गए, ठीक है। फिर 2017 में चुनाव हुआ, आपको पता ही है, चुनाव हुआ चौथी विधानसभा के लिए। और जब चुनाव हुआ फिर बीजेपी जीत गई और सीएम किसको बनाया गया, तो सीएम बनाया गया किसको, तीरथ सिंह नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक सीएम रहे और फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया। फिर तीरथ सिंह रावत 2-3 महीने रहे, फिर कौन बने, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। 2022 में चुनाव हुए, फिर बीजेपी जीत गई और सीएम कौन बन गए, फिर से पुष्कर सिंह धामी बन गए, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा सीएम के बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो बताओ ऐसा कौन सा पुष्प है। तो ऑब्वियसली बात है ब्रह्म कमल, क्योंकि केदारनाथ के ऊपर ब्रह्म कमल खूब मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ब्रह्म कमल फूल की बात करें तो पहली बात तो ये है, ये अपने आप में खास क्यों है, क्योंकि हमारा क्या है, राज्य पुष्प है। क्या है, राज्य पुष्प, स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर हमारा कौन सा है, ब्रह्म कमल है, ठीक। इसके अलावा ब्रह्म कमल की बात करें तो जो ब्रह्म कमल है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये इस कुल का पौधा है, पढ़ा है, उसका वंश क्या है, उसका कुल क्या है, ऐसे बोलते हैं ना साइंस में, ठीक है। तो ब्रह्म कमल जिस कुल का पौधा है उस कुल को क्या बोलते हैं, ये एस्टेरेसी, ये एस्टेरेसी कुल का क्या है, पौधा है। एस्टेरेसी कुल का क्या है, पौधा है। तो प्रश्न आ जाएगा किस कुल का पौधा है, तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसके अलावा अगर ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल जनरली जो है वो 4800 मीटर से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर क्या किया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ब्रह्म कमल के लिए ये ऊंचाई क्या है, आदर्श है। इस क्षेत्र में ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है। मुख्य रूप से ब्रह्म कमल की बात करें तो एक तो ये आपका केदारनाथ में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, केदारनाथ में। केदारनाथ के अलावा बात करें तो ये आपका वैली ऑफ फ्लावर में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर में मिल जाएगा। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है, इधर मिल जाएगा आपका, पिंडारी में मिल जाएगा। तो ये प्रमुख स्थान है जहां पे ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां हैं, तो पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं, 210 प्रजातियां। कितनी है, 210 प्रजाति। जैसे नील ब्रह्म कमल है ना, ऐसे फेण कमल कई प्रकार के होते हैं। और हमारे उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्रह्म कमल से जो प्रश्न बन जाता है कि ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। पहले के टाइम पे इसका ये फेवरेट प्रश्न हुआ करता था कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। हालांकि आजकल आता नहीं है, बट क्या पता स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले, है ना। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, सोसूरिया, सोसूरिया अब बेलटा, अब बेलटा, सोसूरिया अब बेलटा, इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालयी पुष्पों का, हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ठीक। चलो जी, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, अगर इतनी बात क्लियर होगी है तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद,
और ये प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारा उत्तराखंड बना होगा तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई क्या रहा होगा, मुख्यमंत्री रहा होगा। तो बताओ इनमें से कौन से थे। आपने कौन सा किया है, ये किया ही नहीं, नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह। कौन है राजनाथ सिंह, वर्तमान में दिखते हैं कहीं, दिखते हैं राजनाथ कहीं, कहाँ दिखते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की क्या है, मंत्री है इस टाइम पे। हमारे रक्षा मंत्री कौन है इस टाइम पे, राजनाथ सिंह। तो जब हमारा उत्तराखंड बना था तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा, ठीक। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह। लगभग 2000 में मुख्यमंत्री बने और 2002 में 2002 तक रहे थे, ठीक है। चलो जी, बाकी अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। तो देखो पहला है मानवोदय काव्य, क्या ये परमार वंश की जानकारी देता है, पवार वंश की, बिल्कुल देता है। किसने लिखा इसको, किसने लिखा, भरत कवि ने लिखा। किसने लिखा, भरत कवि, भरत कवि के द्वारा लिखा गया, ठीक है। कौन सा काव्य, मानवोदय काव्य। और जो मानवोदय काव्य है ये परमार वंश के ऐतिहासिक स्रोत का से संबंधित पहली किताब है, यानी परमारों के इतिहास से संबंधित पहला ग्रंथ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरी बात करें राज तरंगिणी, तो क्या राज तरंगिणी उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत है, बिल्कुल नहीं है। राज तरंगिणी किसने लिखी है, कलहण ने लिखी। किसने लिखी, कलहण ने लिखी है। तो इसका तो इतना संबंध नहीं है परमार वंश से कोई, हालांकि इससे थोड़ा बहुत उत्तराखंड की जानकारी मिलेगी, लेकिन ये परमार वंश के इतिहास की जानकारी नहीं देता है, ठीक। चलो उसके अलावा देखो गढ़ राजवंश काव्य किसकी है, किसकी है, गढ़ राजवंश काव्य किसकी है, मोला राम की। किसकी है, मोला राम की है, मोला राम की हो जाएगी, ठीक। और नेक्स्ट बात करें रामायण प्रदीप, तो रामायण प्रदीप भी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो ये जितनी भी किताबें हैं इन सभी किताबों से क्या मिलती है, उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, मानवोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य और रामायण प्रदीप। लेकिन राज तरंगिणी से उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त हमें नहीं होती है, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। तो किसे माना जाता है, किसको, ट्रेल को, विलियम ट्रेल को। जबकि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, है कौन था, गार्डनर, ईवी गार्डनर, है ना, था। तो गार्डनर जो था कुमाऊं का क्या था, पहला कमिश्नर था। लेकिन गार्डनर क्या रहा, बहुत ज्यादा तक कुमाऊं का कमिश्नर नहीं रहा, लगभग मुश्किल से 1 साल रहा होगा। और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको नेपाल का क्या बना दिया था, राजनीतिक एजेंट बना दिया था, एक प्रकार से डिप्लोमेट टाइप का, कि तू अब नेपाल की व्यवस्था देख, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वहां से गया तो जिस टाइम गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर था, ठीक उसी टाइम पे जो विलियम ट्रेल था वो कार्यवाहक कमिश्नर था या डिप्टी कमिश्नर टाइप का था, है ना, वो उसी के अंडर में काम करता था। तो जैसे वो गया तो 1 साल तक इसने कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में काम किया, फिर उसके बाद इसको परमानेंट कमिश्नर बनाया गया। तो लगभग विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी से लेकर के 1835 तक कुमाऊं का क्या रहा, कमिश्नर रहा। अब इतने सालों तक कमिश्नर रहा तो इसलिए वास्तविक रूप से यही कमिश्नर है ना, वास्तविक रूप से। वैसे तो पहला वो था, अगर पहला आएगा, पहला कमिश्नर कौन था, सिंपल प्रश्न होगा, तब क्या होगा, गार्डनर, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न यह कि वास्तविक रूप से कमिश्नर कौन था, तब आपका विलियम ट्रेल हो जाएगा। विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में लगभग 20 सालों तक शासन किया। और अगर 20 साल तक कोई व्यक्ति शासन कर रहा है तो इस टाइम पे क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, वो बहुत सारी चीजें करेगा या नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल करेगा। अब विलियम ट्रेल जब आया तो इसने आते आते सबसे पहले क्या किया, 1816 में एक जेल की स्थापना करी। और ये कौन सी जेल थी, अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी, हमारे राज्य की पहली जेल हो, ठीक। 1821 में इसने एक और जेल बनाई, और ये जेल कौन सी थी, आपकी पौड़ी जेल थी। कौन सी जेल थी, पौड़ी जेल हो जाएगी, ठीक है। कौन सी जेल, पौड़ी जेल।
पौड़ी जेल के अलावा बात करें तो साल 1819 की बात करें तो राजस्व को कलेक्ट करने के लिए इसने एक नया पद बनाया और इसी पद को क्या बोलते हैं, पटवारी का पद। ठीक है, तो इसने पटवारी का पद क्या किया, सृजन किया, पटवारी पद को क्या किया, सृजित किया। ठीक है, और अगर थोड़ा और डेप्थ जाए तो ध्यान रखना, कुल उस टाइम पे जो पटवारी नियुक्त किए गए थे वो कितने किए गए थे, 9 पटवारी नियुक्त किए गए थे। कितने, 9 पटवारी नियुक्त किए गए थे। साल जब 1920 आया तो 1920 आते आते कोर्ट फीस के रूप में इन्होंने जो है स्टाम्प शुल्क लेना स्टार्ट किया। ठीक है, उससे पहले फ्री होता था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो स्टाम्प शुल्क की शुरुआत करी जो लगभग 8 आना के आसपास लगता था पहली बार। 1821 में पौड़ी जेल बनाई। 1822 आते आते इन्होंने क्या कर दिया कि अब शराब को राज्य में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई शराब पे जो भी रूल और रेगुलेशन होगा उसके लिए हम एक नया विभाग बना रहे हैं और उसी विभाग का नाम क्या रखा गया, आबकारी विभाग। तो 1822 ईस्वी में आबकारी विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, आबकारी विभाग की स्थापना की गई। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, फिर साल 1822 में ही 1822 में ही क्योंकि इस टाइम पे कुमाऊं में कुली बेगार की बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों से कुली का काम करवाया जाता था। अब कुली का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका पैसा भी देना चाहिए ना। अगर श्रम कर रहे तो श्रम का क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पैसा नहीं देते थे। तो 1822 में ट्रेल ने क्या किया कि कुली बेगार की जगह एक सेना बनाई कि अब लोग, आम लोग बोझा नहीं डालेंगे, बल्कि कौन डालेंगे, खच्चर डालेंगे। खच्चर जानते हैं ना, ठीक है, घोड़े का ही एक प्रजाति होती है। ठीक है, तो इसीलिए उस सेना को क्या बोला गया, खच्चर सेना कहा गया। क्या कहा गया, खच्चर सेना कहा गया। क्लियर, खच्चर सेना का। इसके अलावा ध्यान रखना 1824 ईस्वी में जो राजकीय कोष है उस कोष की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की गई। क्या किया गया, डबल लॉक की व्यवस्था की गई। डबल लॉक की क्या की गई, व्यवस्था की गई। ठीक है, तो कई सारे काम थे किसके, विलियम ट्रेल के। 1835 में फिर ये रिटायर चला गया। 1833 में अल्मोड़ा में पहला देसी चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो बहुत सारे काम किए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न नेक्स्ट है, अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो करिए जरा, इनको सुमेलित करिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए इनको। चलो कर दिया सुमेलित। चलो अब सबसे पहले देखना इधर, देखो सबसे पहले एक था आपका महत्तम। ठीक है, एक अधिकारी होता था कौन, महत्तम। महत्तम कौन होता था, जो गांव का क्या होता है, शासक होता था, ग्राम शासक। ग्राम शासक को ही क्या कहा जाता था, महत्तम कहा जाता था। इसके अलावा कोटपाल की बात करें तो कोटपाल जनरली कौन होता था, गढ़ रक्षक होता था। यानी जो गढ़ों की क्या करते थे, सिक्योरिटी करते थे, रक्षा करते थे। जैसे गढ़वाल में बहुत सारे गढ़ थे ना, ठीक है, तो इन गढ़ों की सुरक्षा करने के लिए क्या होता था, आपका गढ़ रक्षक होता था। बलाध्यक्ष की बात करें तो बलाध्यक्ष क्या होता था, सेना नायक होता था, जो जनरली सेना की एक टुकड़ी को क्या करता था, लीड करता था। तो उसको क्या बोलते थे, सेना नायक। जिसे आजकल क्या बोलते हैं, कमांडर टाइप का बोलते हैं, जो एक सेना को क्या करता है, लीड करता है। उसके अलावा महादंड नायक की बात करें तो ये प्रांतीय क्या हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, या सुप्रीम कमांडर एक प्रकार से। ठीक है, तो महादंड नायक हो जाएगा। तो बताओ, 1 का 3 मिल रहा है कहीं, 1 का 3, 2 का 2 मिल रहा है, बस ये मिल गया आपका फिर। ठीक, और उसके बाद सी का 1 और डी का आपका 4 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भगीरथी तथा मालती देवी जैसी उत्तराखंड की महिला स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था। तो देखो बात करें जो हैप्पी क्लब है, तो हैप्पी क्लब तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी, उस टाइम के जो नए नए राजनीतिक नेता थे, या जो नए नए जो युवा वर्ग था, जो शिक्षित युवा वर्ग था, ठीक है, तो उन्होंने कुमाऊं में राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए एक संगठन बनाया था।
और उसी संगठन का नाम क्या रखा था, हैप्पी क्लब। जैसे गोविंद बल्लभ पंत थे, हरगोविंद पंत थे, ठीक। वहीं अल्मोड़ा कांग्रेस की बात करें तो 1912 आते आते इन्होंने अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करी थी, वही जो गोविंद बल्लभ, यही लोग जो थे, है ना। लेकिन जो देश सेवा संगठन है, तो ध्यान रखना, ये देश सेवा संगठन से संबंधित कौन थी, जितनी भी महिलाएं हैं ये देश सेवा संगठन से क्या थी, संबंधित थी, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनकी बात करेंगे तो 1931 में, ध्यान रखना 1931 में, कब, 1931 1931 में देखो बागेश्वर में क्या होता है, एक महिला सम्मेलन होता है। बागेश्वर में क्या होता है, एक महिला सम्मेलन, यानी सभी महिलाएं वहां इकट्ठा हुई और उन्होंने आपस में क्या करी, चर्चा करी 1931 में। जब ये महिला सम्मेलन हुआ तो ध्यान रखना, इसी महिला सम्मेलन में क्या किया गया कि जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं खादी निर्माण का क्या किया गया, प्रचार किया गया। खादी निर्माण का क्या किया गया, प्रचार किया गया, ठीक है। इन सभी लोगों ने, यानी जो महिलाएं थी, उन्होंने बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन किया 1931 में, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और खादी निर्माण का क्या किया, प्रचार प्रसार किया गया। और उसके बाद कुंती देवी के नेतृत्व में, ठीक है, कुंती देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कुंती देवी के नेतृत्व में, ठीक है, महिलाओं का जो एक दल था, ठीक है, महिलाओं का एक जो दल था वो कहां गया, हल्द्वानी गया। और इन्होंने क्या करी, ये पहली क्या थी, गिरफ्तारी, ठीक है, सत्याग्रहियों की क्या थी, पहली गिरफ्तारी थी, पहली गिरफ्तारी, ठीक है। तो महिला सत्याग्रहियों की क्या थी, ये पहली गिरफ्तारी थी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे जो विष्णु देवी है, कुंती देवी है, मंगला देवी है, इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान क्या किया था, अल्मोड़ा नगर पालिका में क्या किया था, झंडा फहराया था, ठीक है। ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि गांधी जी की वह शिष्य जिसने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की कर महिला जागृति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, तो बताओ कौन थे, कौन थे, अरे बताओ रे कौन थे, मीरा बहन, कौन थे, मीरा बहन, ऑप्शन ए। मीरा बहन का जो मूल नाम था वो था मैडलेन स्लेट, मैडलेन स्लेट इनका क्या था, मूल नाम था, मैडलेन स्लेट इनका क्या था, मूल नाम था, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, गांधी जी की एक और शिष्य थी जिनका नाम क्या था, सरला बहन भी था। और सरला बहन का साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नाम नहीं, हाँ, सरला बहन का साइंटिफिक नाम नहीं, मतलब सरला बहन का मूल नाम क्या था, हाँ, मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था हाइला माइन, इनका मूल नाम था हाइला माइन, साइंटिफिक नाम नहीं, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक, हाइला माइन। तो सरला बहन का जो मूल नाम था वो था हाइला माइन। और सरला बहन ने भी एक आश्रम की स्थापना करी थी, उस आश्रम का नाम क्या था, लक्ष्मी आश्रम। कौन सा आश्रम था, लक्ष्मी आश्रम, जो कि कहां पर है, कौसानी में, जो कि कहां पर है, कौसानी में। तो देखो ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो मीरा बहन थी, मीरा बहन ने पशुलोक, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी, वहीं सरला बहन ने कहां पे, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से ये क्या करती थी, महिलाओं को जोड़ती थी और उनके अंदर राजनीतिक चेतना का क्या करती थी, विस्तार करती थी, प्रचार करती थी, ठीक है। उनको लगातार खादी से जोड़ती थी, है ना। आप आत्मनिर्भर बने, हम बाहर की चीजों को क्या नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, यानी कि जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार करेंगे, ठीक। अब देखो कपड़ा तो चाहिए ना, तो कपड़ा तो पहले क्या करते थे, अंग्रेज बाहर से ही लाते थे कपड़े, यहाँ से नील वगैरह जो भी होता था बाहर जाता था, फिर उसका कपड़ा बन के फिर भारत लाया जाता था। तो हमने सोचा भाई हम खुद बनाएंगे कपड़ा, हमें बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो ध्यान रखना, मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी, वहीं सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी कौसानी में। सरला बहन का मूल नाम था हाइलामाइन और वहीं मीरा बहन का मूल नाम था मेडलिन स्लेट। तो कभी कभी इनका क्या पूछ लेता है, मूल नाम पूछ लेता है। अगला प्रश्न, मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम एवं द्वितीय सदी की निम्नलिखित में से किस वंश काल की
मुद्राएं मिलती हैं। तो बताओ किस वंश काल की मुद्राएं मिलती है? तो कुषाण काल की क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती है। ठीक है, चलो बाकी कुड़िन्नों के बारे में तो मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। 3 प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के, छत्रेश्वर प्रकार के, अमोदभूति प्रकार के। 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है, हरिदत्त, मगदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, है ना, गौमित्र। ठीक है, कई सारे थे ऐसे। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफी हानि पहुंचाई थी? ठीक है, अब देखो महिलाएं भी क्या बन चुकी हैं? क्रांतिकारी बन चुकी हैं। तो इन्होंने क्या किया? जो रेल संपत्ति थी उसको क्या पहुंच, क्योंकि रेल क्या, अब ऐसा समझो हमारी रेल को क्यों तोड़ा है? हमारी क्या थी? तो अंग्रेजों की रेल थी, मेन उसी का ज्यादातर यूज करते थे, सामान ढोने के लिए, पैसेंजर के लिए, किसी भी चीज के लिए उसी का यूज करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया? रेल संपत्ति को क्या किया? नुकसान पहुंचाया। और किसके नेतृत्व में पहुंचाया? बताओ किसके नेतृत्व में? तो ये मालती देवी के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अगला प्रश्न आ जाओ। वह अखबार जिसका प्रकाशन 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से बद्रीदत्त पांडे द्वारा शुरू किया गया था, तो कौन सा अखबार था वो? शक्ति नामक अखबार था। शक्ति नामक अखबार में कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। और बद्रीदत्त पांडे अब तो छप गए होंगे दिमाग में, छप गए बद्रीदत्त पांडे। जन्म कब हुआ? छप गए तो ये नहीं छप है का क्या? हाँ, बद्रीदत्त पांडे का जन्म हरिद्वार में हुआ। ठीक है, हुआ कब? 1982 में ना। हाँ, कब हुआ? हाँ, कब हुआ? 1882 या 2082 में। हाँ, कब हुआ? हाँ, 1882 में इनका जन्म हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पे हुआ था। हालांकि ये मूल रूप से हैं कहाँ के? ये अल्मोड़ा के हैं। केवल जन्म ही हुआ वहाँ, और कुछ नहीं हुआ वहाँ। ठीक है, बाकी इनका पूरा राजनीतिक जो करियर था या जो आंदोलन का केंद्र था वो अल्मोड़ा ही रहा है। ठीक है, देखो जो अल्मोड़ा अखबार था, पहले ये अल्मोड़ा अखबार से जुड़े हुए थे। 1913 में क्या हुआ कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बन गए? बद्रीदत्त पांडे बन गए। संपादक क्या होता है? संपादक मतलब जो मेन लिखता है, जो डिसाइड करता है कि अखबार में क्या खबर छपनी चाहिए, अपने लेख लिखता है। तो सारा मतलब मेन पावर होती है वो किसके पास होती है? संपादक के पास होती है। तो जैसे ही ये संपादक बने 1913 ईस्वी में, कौन? बद्रीदत्त पांडे। तो ऐसे ही, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा टाइप के व्यक्ति थे, है ना, गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई सारी बातें लिखना स्टार्ट कर दिया। जबकि इससे पहले अल्मोड़ा अखबार क्या करता था? नॉर्मल बातें करता था ना। जैसे अंग्रेज सड़क ला रहे तो ये बोलते थे अंग्रेज सड़क ला गए, ये ला गए, ऐसा ला गया ना। तो कहीं से भी नेगेटिव भाव नहीं आ पाता था। तो जब ये 1913 में बने तो धीरे धीरे ये अंग्रेजों की पोल खोलने लगे। अब ऑब्वियसली बात है, जब अंग्रेजों की पोल खोलेंगे तो अंग्रेज परेशान होंगे ना। और फाइनली जो उस टाइम का कमिश्नर था वो इतना परेशान हो गया कि 1918 में इसने अल्मोड़ा अखबार को क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। अब भाई अब बंद कर लो, कोई बात नहीं, बद्रीदत्त पांडे रुकेंगे थोड़ी। 1918 में ही जैसे अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो इन्होंने एक नया अखबार स्टार्ट कर दिया, और वो अखबार कौन सा था? शक्ति नामक अखबार था। फिर ये इसके माध्यम से लोगों को क्या करते रहे? जागरूक करते रहे। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया? महिपति शाह ने कराया। अच्छा जी, हाँ, किसने कराया? रानी कर्णावती ने करवाया। ठीक है, राजपुर नहर का जो निर्माण था वो रानी कर्णावती ने कराया था। रानी कर्णावती, ठीक है, इतिहास की एक वीरांगना हुई, है ना। और इसने मुगलों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया? युद्ध लड़ा। जब रानी कर्णावती जो है गढ़वाल की शासिका थी या संरक्षिका थी, उसी टाइम पे मुगलों ने क्या किया? हमारे उत्तराखंड पे अटैक किया। क्योंकि इससे पहले ना इसका जो पति था उसका नाम क्या था? महिपति शाह। ठीक है, रानी कर्णावती के पति का नाम क्या था? महिपति शाह। और खतरनाक आदमी था ना। खतरनाक आदमी इस सेंस में था कि सब जगह रिश्ते खराब करके चला गया था। ठीक, कुमाऊं से भी रिश्ते खराब, ऊपर दापा से खराब, इधर मुगलों से भी रिश्ते खराब, सब जगह रिश्ते खराब, उधर सिरमौर से रिश्ते खराब करके चला गया था। लगभग 1631 से 1634 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया, लेकिन सबके साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। 1634 में जैसे इसकी मृत्यु हुई काकोआ मोड़ के युद्ध में, जब ये कुमाऊं अभियान पे था, तो उसके बाद देखो, क्योंकि 1935 आते आते या 1934 में जैसे इसकी मृत्यु हुई
अब जब मृत्यु होगी तो राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन इसका बेटा कौन था? पृथ्वीपति शाह, बेचारा बहुत छोटा है, 5-6 साल का। ठीक है, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। हालांकि राजा तो यही बनेगा, लेकिन इतना छोटा बच्चा राजा वाला काम कैसे करेगा? नाम के लिए तो आप राजा रख सकते हैं, लेकिन क्या वो राजा वाला काम कर पाएगा? 5-6 साल 7 साल का बच्चा। तो इसलिए एक नई प्रथा स्टार्ट हुई उसी टाइम पे, कि जो राजा की माँ होगी, ठीक है, वो क्या करेगी? फिलहाल जो है प्रशासन का काम देखेगी, है ना। फिलहाल जब तक बेटा क्या नहीं हो जाता है, बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए उस पद को क्या बोलते हैं? संरक्षिका। लड़का होगा तो संरक्षक, लड़की होगी तो संरक्षिका हो जाएगी। ठीक है, तो फिर पृथ्वीपति शाह की जो माँ थी, इसकी जो माँ थी, या महीपति शाह की जो पत्नी थी, उसका नाम क्या था? रानी कर्णावती। तो कर्णावती इसके बाद क्या बन गई? संरक्षिका बन गई। किसकी? पृथ्वीपति शाह की। पृथ्वीपति शाह की क्या बन गई? संरक्षिका बन गई। 1634 से लेकर के 1640 ईस्वी तक ये पृथ्वीपति शाह की क्या रही? संरक्षिका रही। 1640 के बाद पृथ्वीपति शाह बड़ा हो गया, तो इसका फॉर्मली यानी ऑफिशियली अब इसका क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, लेकिन 6 साल किसने शासन किया? रानी कर्णावती ने किया। जब रानी कर्णावती ने स्टार्ट किया तो 1635 में ही, क्योंकि जैसे सभी लोगों को पता चला कि गढ़वाल में एक रानी शासन कर रही है, वहां की मेन कौन है? रानी है, रानी। तो आसपास के लोगों ने सोचा कि चलो फायदा उठा ले, रानी क्या कर लेगी ना। उस टाइम पे तो इतना वर्चस्व था भी नहीं, महिलाओं के इतने अधिकार थे भी नहीं। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा मुगल उठाना चाहते थे। और उस टाइम पे मुगलों का जो राजा था इधर, कौन था? शाहजहां था। शाहजहां ने अपनी सेना भेजी यहाँ गढ़वाल पे अटैक करने के लिए। कहा? गढ़वाल पे अटैक करने के लिए अपनी सेना भेजी, और जिस सेनापति के नेतृत्व में भेजी उसका नाम क्या था? नवाजत खां। ठीक है, तो 1635 में मुगलों ने गढ़वाल पे क्या किया? अटैक किया। और अटैक कहां करेंगे? सबसे पहले देहरादून पे। पहले तो देहरादून ही पड़ेगा ना, हरिद्वार देहरादून वाला जो इलाका है। तो देहरादून पे अटैक किया। तो इस टाइम पे रानी कर्णावती की इतनी सूझबूझ थी कि उसने इस युद्ध में क्या कर दिया? नवाजत खां को यहां से भगा दिया, और प्रतीक के रूप में इनके सैनिकों की नाक भी काटी। नाक इसलिए काटी कि कभी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे एक लड़की शासन कर रही है ना। अब सोचो, अब छुपाते रहो अपना नाक, है ना। ठीक है, ये प्रतीक है कि कल के दिन तुम दोबारा हिम्मत ना करो ये समझ के कि यहाँ लड़की शासन कर रही है ना। तो इतनी खतरनाक थी कौन? रानी कर्णावती। ठीक, जब रानी कर्णावती ने इनको भगा दिया तो रानी कर्णावती ने क्या कर दिया? इधर देहरादून में एक छोटा सा गांव बसा दिया, शहर टाइप का। और वो गांव कौन था? करणपुर गांव। तो ध्यान रखना, रानी कर्णावती ने कौन सा गांव बसाया? कौन सा? करणपुर। आज भी करणपुर, इसलिए तो आपने देखा करणपुर कितना पुराना शहर है ना। देहरादून का कितना पुराना, बहुत पुराना है ना। नहीं है? अरे करणपुर नाम क्यों है? क्योंकि कर्णावती ने बसाया उसका, इसलिए उसका नाम क्या है? करणपुर है। ठीक, तो रानी कर्णावती के द्वारा बसाया गया शहर था। कौन सा? करणपुर। अब करणपुर में इसने अपने सैनिक भी रखे, कुछ लोग भी रहे, यहाँ पे एक छोटा सा शहर बसा दिया। ठीक, अब करणपुर में पानी की कमी थी। ठीक है, पानी कहां से? क्योंकि पानी तो चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया? ऊपर राजपुर में एक नदी बहती थी, वहीं से एक नहर निकाल दिया यहाँ के लिए, है ना। और उसी नहर को क्या बोलते हैं? राजपुर नहर कहा जाता है। तो इसने क्या किया? राजपुर नहर का भी निर्माण करा दिया। साथ ही इसने देहरादून की राजधानी जो है नवादा बनाई। ठीक है, नवादा आपने सुना होगा। देहरादून की राजधानी कहाँ बनाई? नवादा बनाई। तो ये रानी कर्णावती के बारे में था। क्लियर है इतनी बात? बताओ, कोई दिक्कत है? चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो हमारे पास अगला जो प्रश्न है वह उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो कौन सा सही कथन है? क्या तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं का मतलब बहुत सारे कुआं, बहुत सारे। ठीक है, तो पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। क्योंकि तराई क्षेत्र, नाम ही क्या है? तराई क्षेत्र। तराई मतलब तरी, तरी मतलब पानी, यानी दलदली क्षेत्र। तो जब यहाँ बहुत ज्यादा कुएं तो तभी दलदली क्षेत्र होगा ना। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। शिवालिक आ गया, शिवालिक के नीचे वाला भाबर, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। उससे नीचे जब ये कंकड़ पत्थर पीछे छूट जाएंगे तो तभी तो तराई शुरू होता है। ठीक, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। तो क्या ये बात सही है? बताओ, यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। तो क्या ये बात सही है? नहीं होगी ना। ये कैसे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेगा? तराई क्षेत्र तो एक छोटी सी पतली सी पट्टी है,
कहाँ मिलेगा? जैसे थोड़ा बहुत आप मेन आपका उधम सिंह नगर में, थोड़ा बहुत दक्षिणी इलाके आपका नैनीताल, थोड़ा बहुत आपका बस सबसे ज्यादा इधर ही मिलता है। ठीक है, चलो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र में ज्यादातर बिजनेसमैन आपको कौन से दिखेंगे? बंगाली और पंजाबी दिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये आपका करेक्ट है कहीं ऑप्शन? 1, 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले हिमालय की पर्वत श्रेणियों में किसमें जीवाश्म पाया जाता है? किसमें पाया जाता है जीवाश्म? शिवालिक में जीवाश्म पाया जाता है। क्या शिवालिक है? यहाँ बिल्कुल है। देखो, ट्रांस और महान हिमालय में जीवाश्म मिलने की संभावना ना के बराबर है। क्यों? क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ये पर्वत के आपके बहुत पुराने हैं और यहाँ चट्टाने इतनी मजबूत है, आपको केवल चट्टानी एरिया ज्यादा दिखेगा, पत्थर ही पत्थर वाला एरिया दिखेगा। वहीं शिवालिक क्या अभी नया हिमालय है, कच्चा हिमालय है, तो इसलिए यहाँ पे जीवाश्म देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन इनमें आपको जीवाश्म नहीं मिलता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो जरा सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले श्रृंगकंठ की बात करें तो देखो, श्रृंगकंठ जो दर्रा है, बताओ कहां से कहां है? किसके बीच में श्रृंगकंठ? हाँ, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में क्या है? श्रृंगकंठ दर्रा है। लास्पा दर्रे की बात करें तो लास्पा कहां है? लास्पा धुरा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में आपका लास्पा धुरा हो जाएगा। वहीं अगर नीलंग की बात करें तो नीलंग आपका कहां हो जाएगा? तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में हो जाएगा। और वहीं सुंदर डुंगा की बात करें आपका चमोली और बागेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 2, 1 का 2 है कहीं? देखो मिल गया यहाँ पे। 2 का 1, 2 का 1 नहीं है, तो इसका मतलब नीचे है। देखो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, तो मिलान करिए भाई जरा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्षेत्र के हिसाब से वर्षा की अमाउंट बतानी है। ठीक है, अगर क्षेत्र के हिसाब से वर्षा की अमाउंट बताएं तो सबसे पहले ध्यान से समझना, हमारे राज्य को वर्षा के हिसाब से 4 वर्षा क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, और किस आधार पे, कहाँ कितनी वर्षा होती है। अगर बात की जाए 40 से 80 सेंटीमीटर, 40 से 80 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं सबसे कम वर्षा। क्या बोलते हैं? सबसे कम वर्षा। ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और जनरली ये वाला जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम या ना के बराबर होती है। और वर्षा वही कम होगी जहां मानसून आपका ठीक से नहीं पहुंचेगा। अब कहाँ ठीक से नहीं पहुंचता उत्तराखंड में मानसून? बताओ कहाँ नहीं पहुंचता है? कौन से क्षेत्र में मानसून ठीक से नहीं पहुंच पाता है? कहाँ? अरे उत्तराखंड का जो सबसे ऊपरी वाला क्षेत्र है, महान हिमालय, और जो आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र तो पर्वत के पीछे पड़ जाएगा, तो वहां तो मानसून पहुंचने का तो सवाल ही नहीं बैठता, तो वहां तो होगा ही नहीं, यानी कि ट्रांस हिमालय। दूसरा महान हिमालय, वहां तो मानसून कैसे पहुंच पाएगा? वहां उससे पहले बीच में इतने पर्वत आ जाते हैं, वहीं आपकी क्या होती है, मानसून टकरा करके वर्षा कर लेता है, तो वहां आपका मानसून पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, या पहुंचता भी है तो बहुत कम मात्रा में। तो इसीलिए 40 यानी कि सबसे कम जो वर्षा होती है हमारे राज्य में, एक तो वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, यानी महान हिमालय। ठीक, उसके बाद अगला आ जाएगा 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर, यानी कि मध्यम वर्षा। मध्यम वर्षा वाला जो इलाका है हमारे राज्य में, जहां पे मध्यम प्रकार की वर्षा होती है, और वो आपका कौन सा क्षेत्र होता है? तो ये जो मध्य हिमालय का जो उत्तरी भाग होता है, मध्य हिमालय का जो क्या होता है, उत्तरी भाग, तो ये वाला क्षेत्र आपका मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, मध्यम वर्षा के बाद लगभग 120 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर, ये कौन सा हो जाएगा? अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला इलाका हो जाएगा। और जो हमारे राज्य में अधिक वर्षा होती है, तो बताओ कहां होती है?
एक तो प्रॉपर आपका मध्य हिमालय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा। इसके अलावा आपकी दून घाटी हो जाएगी, कौन सी घाटी हो जाएगी, दून घाटी हो जाएगा। काली बेसिन वाला जो एरिया है वो हो जाएगा, काली नदी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मध्यम क्या होती है, वर्षा होती है। और लास्ट जो अगली रेंज आती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से प्लस, और ये होता है आपका अधिकतम वर्षा। अधिकतम वर्षा का मतलब है कि हमारे राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है आपकी कहाँ, तराई, तराई, भाबर और जो आपका क्या है, शिवालिक वाला जो एरिया है, इन क्षेत्रों में हमारे राज्य में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इस आधार पे बताओ कि देखो ग्रेटर हिमालयी रीजन में बारिश कितनी होगी, बताओ कितना करो मैं, 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्य हिमालयी क्षेत्र बताओ कितना हो जाएगा, 80 से 120 सेंटीमीटर। शिवालिक क्षेत्र कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, अब देखो आप सोचे मध्य हिमालय, तो अभी बोला, तो मध्य हिमालय में दो क्षेत्र आते हैं ना, एक आपका मेन मध्य हिमालय निचला वाला क्षेत्र और एक ऊपर वाला क्षेत्र। तो ऊपर वाले क्षेत्र में तो 120 80 से 120 होती है, लेकिन जो नीचे वाला इलाका है वहां पे 120 से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, तो इसके हिसाब से कौन सा मिल रहा है, ए का 2 और बी का 1 और सी का 3, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये डिग्री होना था, जीरो नहीं, यहाँ पे डिग्री होना था, ये आपका क्या होना था, डिग्री होना था। क्या होना था, ये डिग्री होना था, लेकिन डिग्री को उन्होंने क्या कर दिया, पूरा जीरो बना दिया। ठीक है, वैसे समझ में तो आ गया होगा ना, इतना है, समझ में आ गया होगा ना, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अक्षांशीय 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरीय कितना हो जाएगा, 4 डिग्री और 88 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ जाओ, बागेश्वर में उत्तरायणी मेला निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पे लगता है। चलो जी, ये तो बड़ा आसान प्रश्न था, बताओ किन नदियों के संगम पे लगता है, हैं? किन नदियों के संगम पे लगता है, किन नदियों के संगम पे लगता है, हाँ बताओ, गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पे, गोमती, सरयू तथा अदृश्य सरस्वती के संगम पे आपका कौन सा लगता है, तो ये लगता है आपका बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं और अगला प्रश्न चेक करते हैं कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39। ठीक है, चलो जी, प्रश्न संख्या 39 है कि उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो बताओ क्या सही नहीं है। मुनार यह सोने से निर्मित होता है, इसे कान में पहना जाता है। क्या मुनार को कान में पहना जाता है, पहना जाता है, अरे बिल्कुल पहना जाता है। फुली नाक का आभूषण जिसे केवल विवाहित स्त्रियां पहनती है, ऐसी है नहीं, फुली तो है अविवाहित पहन लेती, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखो झांवर चांदी का आभूषण जिसे पैरों में पहना जाता है ना, झांवर, झांवरी, झांवरी, सांवरी, सांवरी, सुने आजकल कुमाऊनी गाना खूब फेमस है ना, ठीक है, नहीं सुना है, सांवरी सांवरी खोटियों की झांवरी, ठीक है, तो ये वही तो झांवरी है। ठीक, अब ये मत बोला यहाँ पे झांवरी तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, वो रो रही होता रहता है। ठीक है, तो झांवर चांदी का आभूषण है जिसे पैरों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। और ये यह है सोने व चांदी से निर्मित जिसे विवाहित स्त्रियां धारण करती है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है। ये तो सभी को पता है, कौन सा, हाँ, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, बहुत बड़ा मेला होता है। और इस मेले की खास बात ये भी होती है कि वहां पे जो मंदिर है, कमलेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए रात भर दिया हाथ में रख करके भगवान की क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, तो एक मान्यता है, संतान प्राप्ति के लिए क्या की जाती है, यहाँ पे प्रार्थना की जाती है, विशेषतः इस मेले में। ठीक है, चलो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा रणातौत, कालो भंडारी,
ठीक है, आदि मुख्य रूप से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो ये किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो ये हैं रणभूत से जुड़े हुए लोक नृत्य। रणभूत जो है हमारे उत्तराखंड में एक प्रकार का क्या है, लोक नृत्य है। ये जनरली उन वीर पुरुष होते हैं या उन वीर पुरुषों को नचाया जाता है जो किसी न किसी युद्ध भूमि में क्या हुए, शहीद हुए होंगे, है ना। और ऐसे कौन से आपके माधो सिंह भंडारी जैसे, कफू चौहान, ठीक है, ये वीर योद्धा हुए हमारे राज्य में। जब इनकी आत्माओं को क्या किया जाता है, नचाया जाता है, तो इसी प्रकार के नृत्यों को क्या कहा जाता है, रणभूत कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज इसी से संबंधित याद रखना कि जब इन रणभूतों को नचाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है इनकी जो वीर गाथाएं होंगी उन वीर गाथाओं को क्या किया जाता होगा, गाया जाता होगा या उसकी व्याख्या की जाती होगी, है ना। और जो आपके हमारे इतिहास में जो इस प्रकार के वीर पुरुष हुए हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है इनको क्या कहा जाता है, मल या भड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल या भड़ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मल या भड़, यानी हमारे राज्य के जो पहले वीर पुरुष हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, मल या भड़ कहा जाता है। इसके अलावा जब इन मल और भड़ों की क्या की जाती है, वीर गाथाएं गाई जाती हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र में अलग होती है और कुमाऊं क्षेत्र में अलग होता है। गढ़वाल क्षेत्र में इन वीरों की लोक गाथा को, इन वीरों की जो वीर गाथा होती है या इन वीरों की जो क्या होती है, वीर गाथा होती है, उसी वीर गाथा को क्या कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। वहीं तो पवाड़े कहां पे कहा जाता है, गढ़वाल में कहा जाता है। वहीं अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में इनकी वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है, तो इनकी वीर गाथाओं को भड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भड़ो या कटकू कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपने एक गाना सुना होगा, वीर भड़ो को देश 52 गढ़ों को देश, सुना है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, वीर गाथाएं। ठीक, चलो जी, तो ये बात आपको क्या रखनी है, साथ में याद रखनी है। जागर की बात करें तो देखो, जागर वो गीत होते हैं जो हमारे स्थानीय लोक देवता होते हैं, जब उनकी गाथाएं, उनकी पौराणिक गाथाएं गाई जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, जागर कहा जाता है। बैर गीत की बात करें तो बैर गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला क्या होता है, एक तर्क प्रधान गीत होता है। क्या होता है, तर्क प्रधान गीत होता है। यहाँ पे जनरली दो पक्ष बनाए जाएंगे और इन दो पक्षों के बीच में गीत के माध्यम से क्या होता है, तर्क और वितर्क होता है। फाइनली इन दो पक्षों में से जो व्यक्ति जीत जाता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वैरैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैरैया कहा जाता है। इसके अलावा आपकी क्या होते हैं, एक सिपैया गीत या नृत्य होते हैं। सिपैया गीत या नृत्य नाम से ही पता चल रहा है, सिपाही वाले, सिपाही का मतलब है देशभक्ति वाले जो गीत होते हैं हमारे राज्य में, जो देशभक्ति प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं को सिपैया गीत या सिपैया लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 42 है, श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में 1 माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेले का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है। तो बताओ भाई, कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कुमाऊं में। कहाँ पे, तो कुमाऊं में अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर या जागेश्वर धाम में आपका कौन सा होता है, कौन सा होता है, श्रावणी मेला होता है। प्रतिवर्ष श्रावण माह में चलता है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में क्या होता है, एक बड़ा मेला होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य निम्नलिखित में से कौन से नृत्य होते हैं। तो बताओ भाई, कौन से नृत्य होते हैं। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि पौराणिक गाथाओं पर आधारित जो लोक नृत्य होते हैं कौन से होते हैं, जागर नृत्य होते हैं। ठीक है, गीत अगर गाया जाएगा तो जागर गीत हो जाएंगे और अगर नृत्य होगा तो आपका जागर नृत्य हो जाएगा। झोड़ा आपका कहाँ पे होता है, झोड़ा आपका कुमाऊं में होता है। छोलिया नृत्य कहाँ पे होता है, छोलिया नृत्य भी आपका कुमाऊं में होगा। और पवाड़ा नृत्य कहाँ पे होता है, या पौड़ा नृत्य, पौड़ा पौड़ा होगा ये, है ना। पौड़ा नृत्य कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे, हाँ, चमोली में नीति माणा घाटी में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में वैशाख महीने के अंतिम रविवार को निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है। तो किस मेले का आयोजन किया जाता है,
तो ये आपका है कौन सा मेला? सोमनाथ मेला। ठीक है, तो रानी खेत के पास रामगंगा नदी पर पाली पछाऊ क्षेत्र में वैशाख महीने के अंतिम रविवार में जो मेला होता है उस मेला को क्या बोलते हैं? सोमनाथ मेला कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सुरकंडा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सुरकंडा देवी के मंदिर में होता है जो निम्नलिखित जिलों में स्थित है। तो कौन से? सुरकंडा देवी प्रसिद्ध है। और कहाँ पे? सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। ठीक है, सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। अगला देखो, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? व्यास गुफा कहाँ है? व्यास गुफा बद्रीनाथ के आसपास, माणा गांव के आसपास आपका व्यास गुफा आपको मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने यही क्या करी थी? वेदों की रचना करी थी। अगला प्रश्न, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? अरे कहाँ है? नैनीताल में है। टिफिन टॉप कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, अच्छा ये बताओ शेर का डांडा कहाँ है? शेर का डांडा, शेर का डांडा कहाँ है? नैनीताल में ही है ना। नैनीताल में कई सारे क्या है आपके पर्वत है। शेर का डांडा है और क्या है? ठीक है, नैना पीक हो जाएगा या इसी को चीना पीक भी कहा जाता है। उसके अलावा अयारपात सुना होगा आपने, उसके अलावा देवपात सुना होगा, देवपात, हाड़ी वादी सुना है, हाड़ी वादी। ठीक है, तो ये नैनीताल झील के आसपास के आपके प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चीना पीक या नैना पीक बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको चीना पीक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। नैना पीक को ही चीना पीक भी कहा जाता है। कितने डांडे हैं वहां आसपास? 7 डांडे, यानी कि 7 पर्वत चोटियां हैं। ठीक, चलो जी। अच्छा बताओ भीमताल कौन सी जनपद में है? भीमताल कौन से जनपद में है? नैनीताल जनपद में है ना। ठीक है, ताल नहीं पड़ा था। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और हल्द्वानी कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा विज्ञानी तथा कुमाऊं भाषा में विशेष ज्ञान रखने वाले प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सी किताब नहीं है? हमारी कविता के आखर। बाकी जो 3 किताबें हैं, ये 3 किताब किसकी है? प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली जी की है। ठीक है, प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली जी हो जाएगी। ठीक, तो देखो कुमाऊनी भाषा और संस्कृति ये इनकी है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, आधुनिक भाषा विज्ञान, ये सारी रचनाएं आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाओ। कवि, लेखक व पत्रकार श्री मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी इनकी रचना नहीं है? तो इनकी रचना कौन सी नहीं है? मैन एंड फॉरेस्ट नहीं है भैया, क्योंकि ये किसकी रचना है? ये है अजय रावत की। किसकी है? अजय रावत की। ठीक है, बाकी देखो पहाड़ पे लालटेन बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। घर का रास्ता, मुझे दिखता एक मनुष्य, ये सारी किताबें किसकी है? मंगलेश डबराल की है। और मैन एंड फॉरेस्ट किसकी है? अजय रावत की है। और अजय रावत की एक फेमस इतिहास की किताब भी है। उस किताब का नाम क्या है? जो बड़ी फेमस है, हर कोई बोले अजय रावत पढ़ना, बोला ऐसे बोलते हैं अजय रावत पढ़ना, इतिहास के लिए अजय रावत पढ़ना। ठीक है, तो ये अजय रावत किताब का नाम नहीं है। अजय रावत इज ए राइटर ऑफ दैट बुक। उस किताब के राइटर हैं अजय रावत। उस किताब का नाम क्या है जो फेमस है? हाँ ठीक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, समग्र राजनीतिक इतिहास हो जाएगा। ये अजय रावत की क्या है? किताब है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और हमारे पास अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? ऋषिकेश में। अगर प्रश्न सिर्फ इतना होता, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है, देखो प्रश्न अंतर है दोनों में। हाँ, अगर सिर्फ इतना आता उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है, तो तब ये आपका कहाँ हो जाता है? देहरादून हो जाता। तब कहाँ हो जाता है? देहरादून हो जाता है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र, तो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका? ऋषिकेश में है। ठीक है, चलो जी ये ध्यान रखना है। उसके बाद कई बच्चे हो सकते हैं कि इसमें क्योंकि उनको ऑनलाइन मिलेगा, कल से भी मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखना। ये मैंने वेबसाइट पे चेक किया है, तो वेबसाइट पे आपका क्या है? ऋषिकेश है। तो करेक्ट आंसर आपका ऋषिकेश ही होगा। ठीक है, इसके अलावा
पिछले पेपर में भी कई बार क्या हो गया, वो जो यूसीसी वाला था ना, यूसीसी वाले में वो मैं बार बार फ्लो में 25 जनवरी बोल रहा था। ठीक है, तो भी आप करेक्ट कर देना, वो कितना हो जाएगा आपका 27 जनवरी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 27 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते बोलते देखो, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता है, तो वो हो जाती है थोड़ा बहुत, है ना। बाकी इतने समझदार आप हैं कि आप भी फटाफट देख ही लेते हैं ना। चलो, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो उत्तराखंड में भकार शब्द का जो उपयोग होता है वो खाद्यान्न संग्रह के लिए होता है। ठीक है, खाद्यान्न संग्रह के लिए आपका क्या होता है? भकार शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ज्वालामुखी प्रकार की जो मिट्टी है वो आपके नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य परियोजना का संबंध है। तो ग्राम्य परियोजना आपने कई बार सुनी भी होगी, राज्य में ग्राम्य परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो मुख्य रूप से पर्वतीय कृषि में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही ये क्या आपकी प्रमुख योजना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी 1961। कितना? ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब क्या आपके बिल्कुल सही मिलान है। चलो थोड़ा फटाफट कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है, थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला, ठीक है, दिया जाने वाला जो भोज है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज कहा जाता है। और विधवा विवाह में से भी कौन सा विवाह होता है? कौन सा? विधवा विवाह भी दो प्रकार के होते हैं। और ये कौन सा वाला विवाह है जिसमें लठ भरवा भोज दिया जाता है? हाँ, जिसमें लड़का दूसरी शादी करता है, लड़की करती है। विधवा विवाह में लड़की दूसरी शादी करेगी। हाँ, दो प्रकार के विधवा विवाह होते हैं ना। कौन सा? चुटकटा विवाह, जो चुटकुटा वाला जो विवाह होता है, चुटकटा जो विधवा विवाह होता है, इस विधवा विवाह में जो है लड़की का जो ससुर होता है वो लठ भरवा भोज देता है। बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से क्या किया जाता है? मेहमानों पे डंडे मारे जाते हैं। हो सकता है पहले के टाइम पे सच में मारते होंगे, लेकिन अब क्या है? प्रतीकात्मक रूप में, क्योंकि परंपरा बनी थी तो इसलिए आपका लठ भरवा भोज हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? किससे है? बुक्सा से संबंधित है भैया। किससे संबंधित है? बुक्सा से संबंधित हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ है? कालाडोंगी में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका है? एशियाई हाथी का है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे खूब सारे है ना, ऋषिकेश के जंगलों में हाथी दिखते हैं ना खूब। ठीक है, तो हाथियों को बचाने के लिए, अलग जीव जंतुओं को बचाने के लिए इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। अब ये बताओ, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का? 1983। 1983 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, है ना। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 59 है। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा मैं कई बार बता चुका हूं और सबसे बड़ा भी मैं बता चुका हूं। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा? फूलों की घाटी। तो दो तीन जगह है। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? गंगोत्री है, तो सबसे बड़ा गंगोत्री हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? फूलों की घाटी हो जाएगा। गंगोत्री का क्षेत्रफल लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और वहीं फूलों की घाटी कितना है? लगभग 87 वर्ग किलोमीटर। लगभग बोल रहा हूं मैं, पॉइंट में थोड़ा कुछ और हो सकता है, पर ये 2300 के आसपास और ये आपका 87, लगभग 87 वर्ग के आसपास आपका गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका है निगम सारथी, कॉर्पोरेशन सारथी। ठीक है, निगम में आम लोगों को जानकारी देने के लिए इन्होंने एक ऐप बनाई है। इसी ऐप का नाम क्या है? निगम सारथी है। एक AI चैटबॉट है। ठीक है, और
इसका फायदा कौन लेंगे? आम जनमानस लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, करंट अफेयर के हिसाब से थोड़ा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका सेट नंबर कौन सा था, ये 43 जीएस, उत्तराखंड जीएस का जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी जीएस और नॉर्मल जो आपकी रीजनिंग और हिंदी है वो आपके किसमें आ जाएगा, भाग 2 में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।